वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। साथ में हम लोगों ने कायले टेबल को भी डिस्कशन किया था कि किस तरीके से किसी भी ग्रुप के लिए कायले टेबल बनाते हैं, मतलब उसकी हेल्प से कैसे जल्दी से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये जो सेट है ये ग्रुप के फॉर्म में होगा या फिर ये नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे लास्ट के लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप मेरे लास्ट के लेक्चर को देखिए, देन इसके बाद आज के लेक्चर को देखिए। और आज के लेक्चर में हम लोग जेड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जेड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है। देन इसके बाद जो हमारे पास जेड सेट आता है वो ग्रुप के फॉर्म में होता है या फिर नहीं होता है, या फिर किस ऑपरेशन के साथ वो ग्रुप बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जेड को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अच्छा, आप लोग एक बात और सुनो, आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जेड के बारे में ऑलरेडी पहले से पता होगा कि जेड सेट किस टाइप का होता है, वो ग्रुप के फॉर्म में होता है या फिर नहीं होता है। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि जो आप लोग जेड सेट पढ़ के आए हो, मतलब जेड सेट आप लोग क्या पढ़ के आए हो कि 0 से लेके n-1 तक के इंटीजर होते हैं। ठीक है, आप लोग यही तो पढ़ के आए हो ना। लेकिन एक्चुअली में वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, वो इंटीजर्स के अलावा क्या होते हैं वो आप लोग आज के लेक्चर्स में जान जाओगे। लेकिन वो इंटीजर्स का सबसेट नहीं होता है, वो इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट होता है। और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में भी बताऊंगा। तो आपके पास जो जेड से रिलेटेड नॉलेज है वो हाफ नॉलेज है, एंड यू नो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। मतलब किसी टॉपिक की हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। या तो आप लोगों के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अगर आप लोग को बिल्कुल भी ना पता हो उस टॉपिक से रिलेटेड तब भी ठीक है, लेकिन हाफ नॉलेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोगों के पास जेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सब भूल जाइए। भूल गए? चलो अब एक नए तरीके से जेड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जेड के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि जेड जो सेट होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है और जेड के पास जो एलिमेंट आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ जेड। ठीक है, देखो हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं ना। तो इस सेट के ऊपर, मतलब सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर हम लोगों ने एक रिलेशन को डिफाइन किया। रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया कि a इज रिलेटेड टू b। तो यहाँ पर जो a और b हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं, मतलब सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया इस सेट जेड के ऊपर किस तरीके से, a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b। इसका मतलब a b से रिलेट तभी करेगा जब n a माइनस बी को डिवाइड करेगा, और n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर n हो सकता है। ठीक है, नाउ दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने फंक्शन एंड रिलेशन के चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और अगर आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता के चलूंगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए आप लोग सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो ये वाला कोर्स आप लोगों को यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अनअकैडमी पर सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का कोर्स ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस कोर्स को भी देख सकते हैं, जिससे आपके सारे बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मतलब कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, रिलेशन की काउंटिंग किस तरीके से करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हो ना तो आप लोग अनअकैडमी से भी इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो देखो अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है तो रिलेशन वो किस टाइप का भी हो सकता है। हो सकता है वो डिवीजन हो सकता है वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, मतलब कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अगर आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी के पिछले वाले लेक्चर देखे होंगे
तो वहां पर हम लोगों ने बहुत सारे रिलेशन को डिफाइन किया था ना। जब मैंने आपको बाइनरी रिलेशन के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बहुत सारे रिलेशन बताए थे, तो उसी टाइप के रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो रिलेशन दिया गया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर ये नहीं है, तो इसको कैसे चेक करते हैं। देखो, कोई भी रिलेशन हो, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, अगर ये तीनों रिलेशन है वो हो, तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास कोई एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाता है तो फिर हम लोग उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, मतलब वो जो हम लोग को सेट दिया गया होता है ना, तो यहाँ पर तो हम लोग को जेड सेट दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि जो हमारे पास सेट दिया गया है ना, उस सेट में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी एलिमेंट खुद से भी रिलेट करने चाहिए, मतलब ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, मतलब ए खुद से भी रिलेट करना चाहिए और ऐसा सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो अगर किसी रिलेशन के लिए ऐसा हो रहा होगा तो फिर उस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ए से रिलेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, जहां पर ए एक आर्बिट्री इंटीजर है, ठीक है। तो देखो, जितने भी नॉन जीरो इंटीजर हैं वो जीरो को डिवाइड करते हैं, तो अगर सभी नॉन जीरो इंटीजर जीरो को डिवाइड करते हैं इसका मतलब एन भी जीरो को डिवाइड करेगा। अब इस जीरो को हम लोग a माइनस ए भी तो लिख सकते हैं, दैट इज एन डिवाइड्स a माइनस ए, और यहाँ पर ये जो a है ना वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। a बिलोंग्स टू z, तो अगर n a माइनस ए को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या हुआ, a इज रिलेटेड टू a, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया था कि a b से रिलेट तभी करेगा जब n डिवाइड करेगा a माइनस b को। तो अगर हम यहाँ पर b की जगह a को रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a इज रिलेटेड टू a इफ n डिवाइड्स a माइनस ए, तो वही तो यहाँ पर लिखा है n डिवाइड्स a माइनस ए, इट इम्प्लाइज a इज रिलेटेड टू a। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए यही तो कंडीशन होती ना कि जितने भी सेट के पास एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए, और यहाँ पर a एक आर्बिट्री इंटीजर है। तो जब आर्बिट्री इंटीजर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब सभी इंटीजर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हम लोगों ने शो कर दिया। अब ये शो करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, मतलब अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो फिर बी को भी ए से रिलेट करना चाहिए। तो ये होती है सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन। तो चेक करते हैं इसको। तो मान के चलते हैं कि a इज रिलेटेड टू b, तो अगर a b से रिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, n डिवाइड्स a माइनस b। तो अगर कोई एक n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूं 2 डिवाइड्स 8 माइनस 6, तो 2 6 माइनस 8 को भी तो डिवाइड करेगा। अगर 2 8 माइनस 6 को डिवाइड कर रहा है तो फिर 2 6 माइनस 8 को भी डिवाइड करेगा। तो वही मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो फिर n b माइनस a को भी डिवाइड करेगा, और अगर n b माइनस a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, b इज रिलेटेड टू a। तो हम लोग लेके क्या चले थे कि a इज रिलेटेड टू b, और हम लोगों ने ये शो कर दिया कि b इज रिलेटेड टू a। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया गया था ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, इफ a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c देन a इज रिलेटेड टू c, मतलब अगर a b से रिलेट कर रहा है और b c से रिलेट कर रहा है तो फिर a को c से रिलेट करना चाहिए। तो ये होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन। तो इसको चेक करो, देखो लेट a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c, तो अगर a b से रिलेट कर रहा है इसका मतलब n डिवाइड्स a माइनस b, और अगर b c से रिलेट कर रहा है इसका मतलब n डिवाइड्स b माइनस c। अब हम लोगों को शो ये करना है कि a रिलेटेड टू c मतलब n डिवाइड्स a माइनस c। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि 2 डिवाइड 6 एंड 2 ऑल्सो डिवाइड 8, तो 2 इन दोनों के सम को भी तो डिवाइड करेगा, मतलब 2 डिवाइड 6 प्लस 8। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है और अगर n b माइनस c को भी डिवाइड कर रहा है तो इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोगों ने इनको ऐड कर दिया, n डिवाइड a माइनस बी प्लस b माइनस c, तो इस वाले माइनस b से ये वाला b कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, n डिवाइड a माइनस c। और इसका मतलब क्या हुआ, a इज रिलेटेड टू c। तो हम लोग क्या लेके चले थे कि a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c, तो हम लोगों ने ये शो कर दिया कि a इज रिलेटेड टू c।
और यही ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन होती है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन था, इस रिलेशन को हम लोगों ने ये भी शो कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। और जब कोई एक रिलेशन, ये तीनों टाइप के रिलेशन होते हैं, तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर कोई एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाता है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क रहता है वो रहता है कि इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना, मतलब उस सेट के पास जितने भी एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर तो हम लोग सेट ऑफ इंटीजर को कंसीडर करके चल रहे हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन सभी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी होती है। तो इक्विवेलेंस क्लास निकाल के उनका एक सेट बनाते हैं, मतलब उनका एक कलेक्शन बनाते हैं। तो कलेक्शन बनाने के बाद जो हमारे पास सेट आता है, उस सेट को हम लोग बोलते हैं क्विसेंट सेट। तो क्विसेंट सेट में सभी इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन होता है, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट होता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हम लोगों को इस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग क्विसेंट सेट निकालना है, और उसी क्विसेंट सेट को हम लोग बोलेंगे Zn। तो फिर चलो निकालते हैं हम लोग सभी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास। तो मान लेते हैं कि कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट a सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो अब हमारे पास a है और एक n है। तो अब इस a को हम लोग बाई डिवीजन एल्गोरिदम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर r इज 0 टू n, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा, लेकिन r की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इस a को हम लोगों ने बाई डिवीजन एल्गोरिदम ये लिख दिया, a इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, अगर आप लोग को यही नहीं पता होगा तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर आप लोग फंक्शन एंड रिलेशन वाले चैप्टर को पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ना, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो बाई डिवीजन एल्गोरिदम e इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a माइनस आर इज इक्वल टू एन क्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि n डिवाइड a माइनस आर। अब अगर n a माइनस आर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a इज रिलेटेड टू r। अभी मैंने आपको जो रिलेशन बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन, वो क्या था कि a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b। तो यहाँ पर भी देखो n डिवाइड्स a माइनस r, इसका मतलब क्या हुआ, a इज रिलेटेड टू r। और यहाँ पर a हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा था, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा था और आर्बिट्री एलिमेंट था। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास ऑफ e इज इक्वल टू क्लास ऑफ r। और r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1, क्योंकि r की वैल्यू 0 तो हो सकती है लेकिन n नहीं हो सकती, मतलब n से स्ट्रिक्टली लेस देन ही रहेगी। तो r की वैल्यू 0 टू n माइनस 1 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया था कि क्लास ऑफ e इज इक्वल टू क्लास ऑफ r। तो अब तो हमारे पास सभी इंटीजर की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। तो अगर हम इन सभी इक्विवेलेंस क्लास का एक कलेक्शन बनाए, मतलब एक सेट बनाए, तो उसी सेट को हम लोग क्विसेंट सेट बोलते हैं। तो इसका जो क्विसेंट सेट आएगा वो क्या आएगा, देखो नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसका जो क्विसेंट सेट आएगा वो आएगा क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2 एंड सो ऑन अप टू क्लास ऑफ n माइनस 1। और क्लास ऑफ 0 को हम लोग 0 बार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, यहाँ पर मैंने केवल नोटेशन को चेंज किया है। मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट की क्लास को लिख रहे हो ना, तो या तो आप लोग उसे क्लास ऑफ 0 लिख दीजिए, मतलब यहाँ पर हम लोग 0 की क्लास लिख रहे हैं ना, तो या तो आप लोग उसको इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर अगर आप 0 के ऊपर बार भी लगा देते हो ना, इसका भी मतलब होता है क्लास ऑफ 0। तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस केवल नोटेशन को चेंज कर दिया है। तो क्लास ऑफ 1 को हम लोग 1 बार भी लिख सकते हैं, क्लास ऑफ 2 को हम लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से एंड सो ऑन। क्लास ऑफ n माइनस 1 को हम लोग n माइनस 1 का बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट आया वो क्या आ गया, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 का बार। और इस सेट को हम लोगों ने Zn नेम दे दिया। अब आप लोग इस सेट को गौर से देखो कि इस सेट Zn के पास जो यहाँ पर एलिमेंट हैं वो इंटीजर्स नहीं है, वो इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट है। और इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, एक तरीके से सेट होते हैं ना। तो ये जो Zn सेट है ये सेट का कलेक्शन है। यहाँ पर क्लास ऑफ 0 का मतलब होता है nz, इसी तरीके से क्लास ऑफ 1 का मतलब होता है nz प्लस 1, क्लास ऑफ 2 का मतलब होता है nz प्लस 2। इसी तरीके से आप लोग आगे की क्लास के भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लोगों को यहाँ पर ये पता करना हो कि क्लास ऑफ 0 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो देखो आप लोगों के पास एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर होगा। तो मान लेते हैं कि वो जो फिक्स्ड नेचुरल नंबर है वो है 6। तो अगर आप लोग 0 की क्लास निकालना चाहते हैं तो 0 की क्लास में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 6 Z टाइप के। तो Z की वैल्यू पहले आप 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे एंड सो ऑन। तो 0 की क्लास में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 6, 12, 18,
24 एंड सो ऑन। तो ये सारे एलिमेंट 0 की क्लास में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग को 1 की क्लास निकालनी हो तो 1 की क्लास में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 6z प्लस 1। तो 1 की क्लास में एलिमेंट आ जाएंगे 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। तो ये सारे एलिमेंट 1 की क्लास में आ जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग 2 की क्लास भी निकाल सकते हैं, 3 की क्लास भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों से ये बोल दिया जाए कि आप लोग 50 की क्लास निकाल लिए तो आप लोग 50 की क्लास भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो Zn सेट होता है उसमें सेट ऑफ इंटीजर नहीं होते हैं, उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट होता है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं Zn से रिलेटेड। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप लोग मुझे Z6 बताइए, मतलब Z6 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो Z6 इज इक्वल टू क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 4 एंड क्लास ऑफ 5। मतलब अगर मैंने Z6 बोला है तो 6 से स्ट्रिक्टली लेस देन और 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जितने भी इंटीजर है ना उन सबकी क्लास आ जाएगी Z6 में, ठीक है। तो Z6 हमारे पास ये सेट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अब आप लोग मुझे Z4 निकाल के बताइए, तो Z4 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2 एंड क्लास ऑफ 3। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने आपको Z6 निकालने के लिए बोला था तो इस Z6 के सेट में क्लास ऑफ 6, क्लास ऑफ 7, क्लास ऑफ 8 एंड सो ऑन, ये जो बाकी की क्लास हैं ये क्यों नहीं आई इसमें। तो देखो 5 से आगे की जितनी भी क्लास है ना, मतलब क्लास ऑफ 6, क्लास ऑफ 7, क्लास ऑफ 8 एंड सो ऑन, तो अगर आप क्लास ऑफ 6 निकालोगे तो क्लास ऑफ 6 के जो एलिमेंट आएंगे वो बिल्कुल सेम वही एलिमेंट होंगे जो क्लास ऑफ 0 के एलिमेंट होंगे। अगर आप क्लास ऑफ 7 के एलिमेंट निकालोगे तो क्लास ऑफ 7 में जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे बिल्कुल सेम वही एलिमेंट क्लास ऑफ 1 में भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसी तरीके से क्लास ऑफ 8 क्लास ऑफ 2 के बराबर होगी, क्लास ऑफ 9 क्लास ऑफ 3 के बराबर होगी एंड सो ऑन। और आप लोग ये तो ऑलरेडी जानते हो कि सेट में हम लोग सेम टाइप के एलिमेंट नहीं लिख सकते, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है सेट में। कोई भी एलिमेंट सेट में केवल एक ही बार लिखा जाएगा, उसको हम लोग दो बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्लास ऑफ 6 क्लास ऑफ 0 के बराबर है तो फिर या तो आप लोग क्लास ऑफ 6 लिख दीजिए या फिर आप लोग क्लास ऑफ 0 लिख दीजिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास ऑफ 0 लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से क्लास ऑफ 7 की जगह या तो आप लोग क्लास ऑफ 7 लिख दीजिए या फिर आप लोग क्लास ऑफ 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास ऑफ 1 लिख दिया, क्लास ऑफ 7 को नहीं लिखा, ठीक है। तो इसी वजह से 6 के आगे की जितनी भी क्लास होंगी वो सभी क्लास इनमें से किसी न किसी एक क्लास के बराबर होंगी। तो इस वजह से हमारा जो Z6 आया था उसमें क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 4 एंड क्लास ऑफ 5 केवल यही एलिमेंट आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर Z4 भी एक बार जल्दी से देखो, इस सेट में भी जो क्लास ऑफ 4 में जो एलिमेंट आएंगे वही सेम एलिमेंट क्लास ऑफ 0 में भी आएंगे, क्लास ऑफ 5 में जो एलिमेंट आएंगे वही सेम एलिमेंट क्लास ऑफ 1 में भी आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप लोग निकाल के भी देख सकते हो। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लास किस तरीके से निकालोगे। जैसे मैं आप लोगों के लिए Z4 के लिए बताता हूँ। तो अगर आप लोगों को Z4 में क्लास ऑफ 1 निकालनी है तो क्लास ऑफ 1 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 4z प्लस 1। अब एक एक करके z की वैल्यू पुट करते जाइए तो आप लोगों को क्लास ऑफ 1 का सेट मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप लोग क्लास ऑफ 5 निकालोगे तो क्लास ऑफ 5 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 4z प्लस 5। तो यहाँ पर भी आप लोग एक एक करके z के एलिमेंट को इंसर्ट करते जाइए तो आप लोगों को क्लास ऑफ 5 के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो जब आप लोग इन एलिमेंट को निकाल लोगे ना तो तब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि क्लास ऑफ 1 में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही सेम एलिमेंट क्लास ऑफ 5 में भी आ रहे हैं। तो इस वजह से क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू क्लास ऑफ 5। इसी तरीके से क्लास ऑफ 2 इज इक्वल टू क्लास ऑफ 6 एंड क्लास ऑफ 3 इज इक्वल टू क्लास ऑफ 7। इसी तरीके से जब आप लोग क्लास ऑफ 8 निकालोगे तो वो फिर से क्लास ऑफ 0 के बराबर हो जाएगी। क्लास ऑफ 8 मतलब क्लास ऑफ 0। इसी तरीके से क्लास ऑफ 9 मतलब क्लास ऑफ 1। तो ये सारे एलिमेंट फिर से रिपीट करते जाएंगे। तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है ना, तो इस वजह से हमारे पास जो Z4 आ जाएगा वो आ जाएगा क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2 एंड क्लास ऑफ 3। तो अब तो आप लोग सीख गए होंगे कि अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं अब आप लोग मुझे Z10 निकाल के दिखाइए तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। Z5 बोलूं तब भी आप लोग निकाल सकते हैं, Z100 बोलूं तब भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को Zn के बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि Zn एक्चुअली में होता क्या है, उसे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, Zn में जो क्लासेस आती हैं उनके एलिमेंट किस तरीके से निकालते हैं। तो अब आप लोग ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो, और जहां तक मुझे पता है तो आप लोगों को दिक्कत वहां हुई होगी, मतलब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि मतलब किसी भी
इंटीजर को डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम लोग उसको a इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब मैंने नेक्स्ट स्टेप को भी फॉलो किया था तो नीचे हम लोग के पास ये आया था क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ आर। तो आप लोग को यहाँ कहीं दिक्कत हुई होगी, तो वो दिक्कत आप लोग को इसी वजह से हो रही है कि आप लोगों ने रिलेशन वाले चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो पहले आप लोग रिलेशन वाले चैप्टर को पढ़िए, देन इसके बाद इस लेक्चर को देखिए। और जो स्टूडेंट पहले से रिलेशन वाले चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको वो सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को आज के लेक्चर में कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं जो जेड से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, इफ m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n देन इट डज नॉट इम्प्लाई zm इज द सबसेट ऑफ zn। मतलब अगर m n से स्ट्रिक्टली लेस देन है तो zm zn का सबसेट नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हमारे पास z4 है और ये है z6, तो 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है ना, ठीक है। तो Z4 इज नॉट द सबसेट ऑफ Z6। अब ये सबसेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर Z4 इस Z6 का सबसेट होगा तो Z4 में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना वो Z6 में भी बिलोंग करनी चाहिए। तो अब चेक करते हैं एलिमेंट्स को। तो इस Z6 में यहाँ पर ये जो क्लास ऑफ 0 है इसका मतलब क्या होता है 6Z, और इस Z4 में जो यहाँ पर क्लास ऑफ 0 है इसका मतलब क्या होता है 4Z। तो Z6 में 0 बार का मतलब है 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ना, ठीक है। और Z4 में जो क्लास ऑफ 0 है उसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ना 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर तो आप लोग इजीली देख सकते हो ना कि Z4 के लिए जो क्लास ऑफ 0 में जो एलिमेंट आ रहे हैं ना वो Z6 की क्लास ऑफ 0 में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो जब वो नहीं कर रहे हैं ना तो फिर क्लास ऑफ 0 मतलब यहाँ पर ये जो क्लास ऑफ 0 है वो इस क्लास ऑफ 0 के बराबर नहीं है, बराबर तो छोड़ो सबसेट भी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो क्लास ऑफ 1 है ये इस क्लास ऑफ 1 के बराबर नहीं होगी, मतलब सबसेट भी नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो क्लास ऑफ 2 है ये इस क्लास ऑफ 2 के ना तो बराबर होगी और ना ही ये सबसेट होगी। तो जब Z4 में जो भी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो Z6 में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये सबसेट कहाँ से होगा, फिर तो ये सबसेट नहीं होगा ना। तो वही मैं आप लोगों से कह रहा था कि अगर m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n इट डज नॉट इम्प्लाई Zm इज द सबसेट ऑफ Zn। इन फैक्ट इफ m इज नॉट इक्वल टू n, अगर m n के बराबर नहीं है तो ना तो Zn Zm का सबसेट होगा और ना ही Zm Zn का सबसेट होगा, ठीक है। तो अब आप लोग ऐसी मिस्टेक मत करना, मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है जो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता है, मतलब उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, तभी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। तो अब आप लोग ऐसी मिस्टेक मत करना कि आप लोग Z4 को Z6 का सबसेट बोल दो। और ऐसी मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं क्योंकि उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बस उनको इतना पता होता है कि जो Zn होता है वो सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होता है, बस वो यही गलती कर बैठते हैं और फिर वो बोल देते हैं कि Z4 Z6 का सबसेट होगा, और ये तो बिल्कुल गलत है। तो अब आप लोगों को ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर m n के बराबर नहीं है तो फिर ना तो Zn Zm का सबसेट होगा और ना ही Zm Zn का सबसेट होगा। तो अब आप लोगों को मैंने इस लेक्चर में Zn से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि Zn को किस तरीके से बनाया जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, और रिलेशन को कैसे चेक करते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर उसके बाद क्लास किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है जो आप लोगों को मैं ना समझाऊं, और सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाई हैं। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। फिर भी अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये वाली चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आई, या फिर आपने ये वाली चीज़ कैसे लिख दी है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आप लोगों को वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब जो भी आप लोगों की दिक्कत होगी उसको मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि अगर हम आगे Zn के बारे में और भी पढ़ने लगे कि जो Zn सेट होता है वो एडिशन मॉडुलो n के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है या फिर नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म होगा या फिर नहीं होगा, तो अगर हम इन सभी चीज़ों को इस लेक्चर में डिस्कस करने लगे तो फिर ये वाला लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को देखने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से अब हम लोग जो आगे के भी टॉपिक है, मतलब जो Zn होता है वो एडिशन मॉडुलो n के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है या फिर नहीं करता है,
मॉडुलो एन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा, बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जेड एन की, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप जितने ज़्यादा लेक्चर्स लाइक करेंगे उतने ज़्यादा और जल्दी जल्दी से मैं आपके लिए कोर्सेज भी लेके आऊँगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्स मैं आपके लिए जल्दी जल्दी से लेकर आऊँ, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।